हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ में मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो आपका यूनिट 7 है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके इसमें थ्योरी के क्वेश्चन और स्ट्रक्चर वगैरह इसमें आपके क्वेश्चंस बनते हैं, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर टाइप। उसमें आपको पार्ट्स वगैरह दे सकते हैं क्वेश्चंस में। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अगर आप लोगों को कोई डाउट वगैरह है या मेरी प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आप मेरे नीचे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं क्लास 12th के द पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से प्रीवियस ईयर प्लस एनसीईआरटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लाया हूँ। तो इसमें आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ XeF6। तो आपका जो Xe जेनॉन फ्लोरीन के 6 एटम है इसमें आपके, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका ऑक्टाहेड्रल, लेकिन डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। डिस्टॉर्टेड क्यों होता है? क्योंकि इस पे एक लोन पेयर और प्रेजेंट रहते हैं, यहाँ पर को लोन पेयर प्रेजेंट रहते हैं, तो जिस वजह से डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हम इसको कहते हैं। एक फ्लोरीन का एटम ऐसे आएगा, 1 2 3 हो गए, 4 5 6। तो इसका नाम आप XeF6 का स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। इसका शेप अगर कोई आपसे पूछे तो डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसमें अब आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इस कंपाउंड का हमको स्ट्रक्चरल फार्मूला बताने हैं, H4P2O5। तो इसमें आपका क्या होता है, फॉस्फोरस के 2 एटम है, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से रहेंगे और एक HO यहाँ पर को आपका रहेगा, एक हाइड्रोजन आपका यहाँ पर को रहेगा और एक ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में रहेगा। फिर एक डबल बॉन्ड के साथ इसके साथ, फिर एक OH यहाँ पर को और एक यहाँ पर को। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला H4P2O5 का। अब आपका जेनॉन, ये तो आपका XeF6 का था। अब आपसे XeF4 का भी पूछते हैं बहुत बार। तो XeF4 का क्या होता है आपका, सिंपली स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें आपके 4 फ्लोरीन एटम्स होंगे, ऐसे ऐसे आप इसको दिखेंगे। इसको आप स्केल से भी बना सकते हैं वैसे। ये स्क्वायर प्लेनर जैसा लगना चाहिए, स्क्वायर प्लेनर। एक फ्लोरीन एटम यहाँ पर को, एक फ्लोरीन एटम यहाँ पर को और 2 लोन पेयर, एक ऊपर एक नीचे। तो XeF4 आपका हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर इसका। इस तरीके से इसका कुछ स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा, स्क्वायर टाइप का होगा और 4 फ्लोरीन एटम्स इसके एजेस में और ऊपर नीचे लोन पेयर। अब इसमें अगला क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, XeF2 का स्ट्रक्चर। तो XeF2 का स्ट्रक्चर जो होता है आपका वो लीनियर होता है। आप लीनियर दिखेंगे, एक F यहाँ पर को, एक फ्लोरीन एटम यहाँ पर को और लोन पेयर, इसमें 3 पेयर प्रेजेंट रहेंगे, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे। फिर आप चाहें तो इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं, ट्रायंगुलर शेप में। बहुत सी बुकों में ऐसे रिप्रेजेंटेशन या लीनियर ऐसे दिखा के लोन पेयर दिखाया होता है। तो XeF2 आपका हो जाएगा लीनियर। और अब आपका है HClO4। तो इसमें क्लोरीन आपका सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, एक ऑक्सीजन ऊपर, इसके साथ एक हाइड्रोजन बॉन्ड में प्रेजेंट रहेगा और 3 आपके यहाँ पर को ऐसे प्रेजेंट रहेंगे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। तो इसका नाम हम बोलते हैं HClO4 पर क्लोरिक एसिड। पर क्लोरिक एसिड हो गया। अब आपका अगला स्ट्रक्चर है H3PO3। तो H3PO3 में क्या होता है, फॉस्फोरस आपका सेंटर में प्रेजेंट, एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, तो 3 H एटम है और एक ऑक्सीजन तो हो गया। अब बचे 2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ, फिर अब हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन इधर। H3PO3 हो गया आपका
H3PO3। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल आप चाहें तो किसी बुक में ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे इसको दिखाया रहता है, रिप्रेजेंट करा रहते हैं टेट्राहेड्रल टाइप से। तो इन सब के स्ट्रक्चर आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे ये क्वेश्चन। और XeOF4 का पूछा है, तो इसमें जेनॉन आपका सेंट्रल एटम, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ रहेगा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। तो पहले स्ट्रक्चर को पार्शियली दिखा देते हैं। आप चाहें तो स्केल का यूज़ करके बना सकते हैं, एक छोटी सी जो 15 सेंटीमीटर की होती है, क्योंकि ये उतना अच्छा तो बन नहीं रहे अभी। एक लोन पेयर यहाँ, एक लोन पेयर नहीं, यहाँ पर को आपका होगा डबल बॉन्ड के साथ, अभी यहाँ पर को डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। तो इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं स्क्वायर पिरामिडल। लोन पेयर एक ही प्रेजेंट है इसमें। इस तरीके का कुछ रिप्रेजेंटेशन हो गया, यहाँ पर को ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ अच्छे से नहीं दिखाया, ये ऐसे करके स्ट्रक्चर होगा और एक लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा, स्क्वायर पिरामिडल कहेंगे। XeOF4 का स्ट्रक्चर हो गया। अब है आपके पास XeO3 का स्ट्रक्चर। तो XeO3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है आपका पिरामिडल। सिंपली 3 ऑक्सीजन इसके साथ डबल बॉन्ड के साथ प्रेजेंट रहेंगे नीचे की तरफ, और ऊपर पे को लोन पेयर। तो इसको हम पिरामिडल स्ट्रक्चर कहते हैं। XeO3 पिरामिडल। और अब आपके पास है BrF3 का स्ट्रक्चर। तो BrF3 का जो स्ट्रक्चर होता है, Br सेंटर में प्रेजेंट रहेगा, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन नीचे। आप एनसीईआरटी में भी देख लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको स्ट्रक्चर के बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट में। ब्रोमीन के साथ एक लोन पेयर यहाँ पर को प्रेजेंट रहेगा, एक लोन पेयर यहाँ पर को। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं टी शेप्ड स्ट्रक्चर BrF3 का। ये जो आपका टी शेप्ड स्ट्रक्चर BrF3 का, ये सारे आपके मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से बता रहा हूँ स्ट्रक्चर में जो आते हैं आपके पी ब्लॉक एलिमेंट से। तो ये H3PO2 का है आपका, फॉस्फोरस बीच में प्रेजेंट रहेगा और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, एक HO यहाँ। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता रखे पहले भी। एक हाइड्रोजन यहाँ, H3PO2, ये आपका इसका स्ट्रक्चर हो गया। और H2SO5 का आपका हो जाएगा एक सल्फर बीच में, ऑक्सीजन के 5 एटम है, तो एक डबल बॉन्ड दूसरे डबल बॉन्ड के साथ, एक OH एटम, और फिर एक H2 ऐसे करके इसके यहाँ प्रेजेंट रहेगा। ये हो गया H2SO5 का स्ट्रक्चर। तो आपसे पूछे कि जो स्टेट रीजन फॉर द फॉलोइंग, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एनसीईआरटी में भी है और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी है। ऑल द PCl बॉन्ड्स इन PCl5, PCl5 के जो PCl बॉन्ड है वो सारे इक्वल क्यों नहीं होते हैं करके। तो इसका रीज़न आपका हो जाएगा, ये मैं आपको जनरल आइडिया बता रहा हूँ और स्ट्रक्चर बता दिया PCl5 का, इस तरीके से होते हैं। जो सारे बॉन्ड होते हैं PCl5 के वो एक प्लेन में नहीं रहते हैं आपके। ये आप देखो, कोई इक्वेटोरियल है और कोई एक्सियल है, ऑल द बॉन्ड्स आर नॉट इन सेम प्लेन, are not in same plane. That's why the PCl bond in PCl5 are not equivalent. जो आपके PCl5 में जो आपके एक्सियल बॉन्ड होते हैं वो आपके बड़े होते हैं, एक्सियल बॉन्ड। ये आपका एक और रीज़न इसमें दे सकते हैं, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स।
तो PCl5 का स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके का रहने वाला है। तो इसमें जो दो एक्सियल बॉन्ड है आपके, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, भी एक्सियल बॉन्ड है, ये आपके लॉन्ग है, 240 पिकोमीटर आपको दिखा रखे हैं। और जो आपके इक्वेटोरियल बॉन्ड है, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है, 202 पिकोमीटर, ये आपके शॉर्ट है। तो ये पहले आपका डिकम्पोज होने के लिए जाते हैं रिएक्शन में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका जो रिपल्सन होता है ये वाले बॉन्ड्स में, एक्सियल बॉन्ड्स में, इसमें आपका रिपल्सन रहता है इलेक्ट्रॉन की वजह से, लोन पेयर की वजह से, तब जाके आपका ये रहता है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वाई डज PCl3 फ्यूम इन मॉइस्चर। मॉइस्चर में आपका PCl3 फ्यूम क्यों करते हैं, मतलब रिएक्ट क्यों कर जाते हैं। तो ये PCl3 हाइड्रोलाइज कर जाते हैं मॉइस्चर में, जिससे आपको फ्यूम्स ऑफ HCl में मिलती है। मैंने आपको रिएक्शन बताई, PCl3 प्लस TrH2O गिव्स H3PO3 प्लस 3HCl। इक्वेटोरियल बॉन्ड्स ड्यू टू मोर रिपल्सन, क्योंकि रिपल्सन ज़्यादा प्रेजेंट रहता है चार्ज के बीच में, तब जाके ये इसका रीज़न हो जाएगा। और आप इसको और बड़ा करके लिख सकते हैं, अगर आपका शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से बड़े में आया तो लॉन्ग आंसर में, नहीं तो शॉर्ट आंसर में आप इतना रीज़न और डायग्राम वगैरह इसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं, और इसकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन वगैरह दे सकते हैं कि ये डिकम्पोज कैसे होता है, प्रिपेयर करने की मेथड। आप इस तरीके से रिएक्शन भी दिखा सकते हैं कि PCl5 आपका हाइड्रोलाइज हो जाता है जल्दी। तो ये हाइड्रोलाइज कैसे हो जाता है, आपका H2O के साथ POCl3 फॉर्म कर देता है प्लस 2HCl मॉलिक्यूल, और फिर POCl3 आपका दोबारा रिएक्ट करेगा H2O के साथ, हाइड्रोलाइज होगा, तो आपका H3PO4 आपका फॉस्फोरिक एसिड बना देगा, फॉस्फोरिक एसिड प्लस 3HCl। ये आपकी इसकी रिएक्शन हो जाएगी। अगर हाइड्रोलाइज कैसे होता है पूछा जाए तो PCl5, ये आपका एक येलोइश वाइट पाउडर होता है PCl5, इसका फॉर्म पूछा जाए तो। और आपके पहले एक्सियल बॉन्ड ज़्यादा बड़े होते हैं, एक्सियल बॉन्ड पहले हाइड्रोलाइज होते हैं, फिर उसके बाद होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड के क्लोरीन एटम इसके हाइड्रोलाइज। तो ऐसा आपका इसका रीज़न वगैरह रहेगा, और इस पे आप और ज़्यादा चीज़ें जोड़ सकते हैं कि PCl5 हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज हो जाता है, PCl3 फॉर्म कर देता है इस टाइप से। अब आपसे पूछे कि सल्फर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, गिव रीजन, इसका रीजन बताने, स्टेट रीजन। सल्फर हैज़ ग्रेटर टेंडेंसी फॉर कैटिनेशन देन ऑक्सीजन। सल्फर की ज़्यादा ग्रेटर टेंडेंसी हो जाती है बॉन्ड फॉर्म करने की या कैटिनेट करने की, जैसे कार्बन की होती है। तो उस तरीके से आपकी ऑक्सीजन से ज़्यादा टेंडेंसी की होती है। तो आपको बताने की SS बॉन्ड जो सल्फर पे बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड के मुकाबले। यह आपका वीक बॉन्ड रहेगा इसके कंपेयर में। तो इसका रीज़न रह जाएगा आपका, इट इज़ बिकॉज ये जो आपका बॉन्ड है वी स्ट्रॉन्ग रहेगा, इट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग सल्फर सल्फर बॉन्ड देन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों रहते हैं, क्योंकि जो रिपल्सन रहता है आपका स्मॉलर ऑक्सीजन एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में, ड्यू टू रिपल्सन क्रिएट होता है ऑक्सीजन के स्मॉलर एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच में, रिपल्सन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ स्मॉलर, तब जाके वीक बॉन्ड है, स्मॉलर एटम्स ऑफ ऑक्सीजन देन सल्फर एटम। तो ये आपका इसका रीज़न रहेगा, और आप इसमें और पॉइंट्स भी जोड़ सकते हैं NCERT वगैरह में देख के कि कैटिनेट होने की टेंडेंसी, लोन पेयर वगैरह, या इसमें बॉन्ड फॉर्म करने की जो टेंडेंसी है वो क्यों ज़्यादा है। इसका साइज़ आप दे सकते हैं कि साइज़ इसका ज़्यादा बड़ा रहता है सल्फ़र का और ऑक्सीजन का छोटा रहता है, इस टाइप के रीज़न। आपका एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि गिव डिटेल अबाउट द हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो जो फॉस्फोरस आपका होता है, फॉस्फोरस आपका ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। फॉस्फोरस फॉर्म्स ट्राई हैलाइड्स कॉमा पेंटा हैलाइड्स। हैलाइड्स मतलब आपको पता होना चाहिए हेलोजन होते हैं करके, हेलोजन फैमिली के एलिमेंट्स। या आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे एग्जांपल आप दे सकते हैं PCl3 हो गया, PBr3 हो गया, PF3 हो गया, या आपके सारे ट्राई हैलाइड्स हो गए, PI3 हो गया आयोडीन के साथ, PCl5 हो गया, अभी बताया था आपको,
ब्रोमीन के साथ PbR5, PF5, PI3 आपका हो गया। जो PI3 और PI5 है आपका, ये एक्सेप्शन आपसे पूछता भी है, ये आपके अनस्टेबल रहते हैं तो इसलिए आपके एग्जिस्ट नहीं करते, नॉट एग्जिस्ट PI3 और आपका PI5। तो जैसे मैंने आपको बताया फॉस्फोरस हैलाइड में आपका फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड और पेंटाइलाइड होते हैं, वैसे ही फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ये आपका स्ट्रक्चर इस तरीके का रहेगा। आपका क्लोरीन के ऐसे बॉन्ड दिखेंगे, पिरामिडल स्ट्रक्चर रहेगा। और प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन, इसमें आप टेबल भी दे रखे हैं आपको स्ट्रक्चर के, वो भी बनाइएगा। और आपसे PCl5 का स्ट्रक्चर भी पूछ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका। तो PCl5 का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, सॉरी PCl5 का तो बता दिया ना, PCl3 का स्ट्रक्चर, PCl3 का जो PCl5 का मैंने बता दिया आपको स्ट्रक्चर, अभी बताया था एक्सियल और इक्वेटोरियल। PCl3 का स्ट्रक्चर में आपका लोन पेयर प्रेजेंट रहेगा और एक क्लोरीन ऐसे आपका ऐसे प्रेजेंट रहेगा, एक क्लोरीन नीचे को आपका प्रेजेंट रहेगा और एक क्लोरीन ऐसे प्रेजेंट रहेगा आपका, 3 क्लोरीन हो गए। तो आप कह सकते हैं आपका पिरामिडल टाइप से स्ट्रक्चर है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का। sp3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहेगी। इसके स्ट्रक्चर में आपका आ सकता है डिटेल, इसका रिव्यू डिटेल इसके बारे में कि बताइए क्या क्या है करके। और इसके जो बॉन्ड एंगल रहते हैं आपके 100 डिग्री के रहेंगे आपके बॉन्ड एंगल। इनको आप ओपन करके लिखेंगे ना। और आपका शेप जो रहेगा इसका पिरामिडल शेप, पिरामिडल शेप बन रहा नहीं बन रहा पिरामिड टाइप का। ये देखिए एक लोन पेयर हो गया, एक ऐसे 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 करके 3D टाइप में। और ये आपका मोर स्टेबल होने के लिए आपका एक क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है, PCl3 + Cl2 गिब्स PCl5। ये आपका स्टेबल होने के लिए ये रिएक्शन फॉर्म करता है। और ये आपका है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाए तो इसका फॉर्म कैसा होता है, कलरलेस ऑयली लिक्विड। कलरलेस ऑयली लिक्विड आपका ये रहेगा इसका फॉर्म PCl3 का। और आपका ये रिएक्शन करते हैं, PCl3 आपका रिएक्शन करते हैं, हाइड्रोलाइज होते हैं, फॉर्म करते हैं फॉस्फोरस एसिड H3PO3। जैसे वो PCl5 कर रहा था फॉर्म H3, वो फॉस्फोरिक एसिड, ये फॉस्फोरस एसिड H3PO3 + 3HCl के मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज कर देते हैं आपका ये। इस टाइप से आप इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स वगैरह देख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब आपको मैं मिलूँगा इसके अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस किसी और चैप्टर के साथ। और आपको अगर थ्योरी वगैरह चाहिए तो आप मेरी नीचे की वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।